वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्स। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गति के समीकरण के बारे में सीखेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग गति के बारे में पढ़ रहे हैं, गति क्या होता है, गति के प्रकार के बारे में। हम लोगों ने देखा होगा कि आप लोग पिछली वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि गति को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि गति जो होती है एक समान गति होती है, असमान गति होती है, त्वरण क्या होता है, वन बाय वन सबके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे गति के समीकरण के बारे में। तो जब गति के समीकरण की बात की जाती है तो इसमें दो पहलू आते हैं। पहला होता है एक समान त्वरण। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही होती है तो उसके कुछ संबंध होते हैं, जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, समय हो गया। इनके संबंधों के बारे में अध्ययन करना थोड़ा सरल हो जाता है जब किसी वस्तु का त्वरण जो हो वो समय के साथ परिवर्तित ना हो, समय के साथ नियत रहे। ठीक है। लेकिन यदि कोई वस्तु हो और वो उसकी जो गति हो समय के साथ परिवर्तित हो, बदल रही हो, त्वरण का मान परिवर्तित हो, निरंतर परिवर्तित हो, तो उस वस्तु के बारे में गणना करना या विश्लेषण, उस गति के विश्लेषण के बारे में, गति का विश्लेषण करना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है ना, जटिल हो जाता है। तो हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि गति के समीकरण क्या है। जब कोई वस्तु एक समान रूप से गति कर रही होती है तो उनकी क्या संबंध है, समय, वेग, त्वरण को लेकर के, विस्थापन को लेकर के, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस गति के बारे में न्यूटन ने व्याख्या की थी। न्यूटन के द्वारा, सर आइजैक न्यूटन ने गति के 4 समीकरणों की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो उसके संबंध में 4 समीकरण दिया। पहला संबंध उन्होंने वेग और समय को लेकर दिया। वेग और समय के संबंध में एक समीकरण प्रस्तुत किया। दूसरा समीकरण उनका समय, वेग और विस्थापन को लेकर था। तीसरा संबंध उनका, तीसरे संबंध की बात करें तो तीसरे संबंध में विस्थापन और वेग की बात की जाती है। चौथा समीकरण बहुत खास नहीं होता है लेकिन फिर भी उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है, और जो समीकरण दूसरे समीकरण से ही निरूपित किया जाता है। जब कोई वस्तु n सेकंड में दूरी तय करती है, जो टाइमिंग हमें पता हो कि मान लीजिए कोई वस्तु वो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड गति कर रही हो, तो 10वें सेकंड में, 20वें सेकंड में किसी वस्तु की गति क्या होगी, उसके बारे में, विस्थापन और वेग के बारे में हम लोग गणना कर पाते हैं, है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं कि गति के समीकरण क्या होते हैं। पहली टॉपिक हमारी होगी, हेडिंग हम लोग लिख देते हैं, एक समान त्वरण, एक समान त्वरित गति के लिए समीकरण। अभी हम लोगों ने लिखा एक समान गति के लिए, मतलब जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही हो, मतलब बात समझ में आ रही है, एक समान गति कर रही हो। अच्छा देखिए, ये चीजें आ नहीं रही है ना, वीडियो के माध्यम से ये चीजें आ नहीं रही है, पूरा कंफर्म क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है, देखिए अब ठीक है। एक समान त्वरित गति के लिए गति का समीकरण, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश देख लेंगे, इसकी कहेंगे इक्वेशन मतलब होता है समीकरण, इक्वेशन ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। चीज दिखाई दे रही है आपको, एक्सिलरेटेड मोशन, है ना। जब कोई वस्तु, क्लियर आ रहा है, हाँ क्लियर आ रहा है, ठीक है, अब सही है। जब कोई वस्तु, देखिए, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करती है, अभी हमने बताया आपको कि जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करती है तो उनके कुछ संबंधों को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, वेग, समय, विस्थापन,
इन संबंधों को हम लोग याद कर सकते हैं, इन संबंधों को हम लोग स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यदि इनका जो मान है, अगर त्वरण का मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो, तो उस गति का अध्ययन करना, विश्लेषण करना बहुत ही जटिल हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं गति के समीकरण क्या है। गति के समीकरण की व्याख्या किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन। एक बात आपको यह भी जानना जरूरी है, यांत्रिकी भौतिकी, हम क्लास 12 की यांत्रिकी भौतिकी की बात करें, पहले चैप्टर की बात करें, है ना, तो यांत्रिकी भौतिकी की लगभग अधिकांश जो गणनाएं हैं वो सर आइजैक न्यूटन द्वारा ही की गई है ना। तो न्यूटन को एक अच्छा भौतिकविद भी माना जाता है, बहुत बड़ा भौतिक के जानकार या ज्ञाता कह सकते हैं, न्यूटन को माना जाता है। बाद में चल करके विज्ञान के ही संबंध में, भौतिक विज्ञान के ही संबंध में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सारी थ्योरी दी, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है ना। तो आइए देखते हैं एक समान गति के लिए सर आइजैक न्यूटन ने बताया, इन्होंने चार समीकरण दिए। पहला समीकरण था इनका v बराबर u प्लस ए टी। पहला संबंध इनका देखिए, ये वेग है, ये क्या है? त्वरण, समय। ठीक है, पहला संबंध इनका था वेग और समय के संबंध, वेग समय संबंध। ठीक है, दूसरा समीकरण है यस बराबर u प्लस यूटी प्लस ए टी, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए यस से हमारा विस्थापन होता है, u वेग होता है, ये क्या होता है? समय होता है। इसे हम कह सकते हैं वेग विस्थापन, वेग विस्थापन समय संबंध, संबंध है ना। आपको रटने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, बस समझ जाएंगे, है ना। तीसरी चीज हम देखेंगे, तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो कहलाता है, देखिए इसे हम कहते हैं विस्थापन, ये हमारा वेग कहलाता है ना। तो कह देंगे विस्थापन वेग समय, विस्थापन वेग संबंध, विस्थापन वेग संबंध या वेग विस्थापन संबंध कह सकते हैं। चौथा समीकरण हमारा होता है एस एन या एस टी लिखते हैं बराबर u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। ये हमारा होता है टी में सेकंड में चली गई, सेकंड में चली गई, इसे हम लोग कहते हैं टी में सेकंड में चली गई। ये हमारे चार समीकरण। ठीक है, आइए देखते हैं ये जो वेरिएबल्स है, v है, u है, a है, t है, यस हो, इनको हम लोग कहते क्या है? वेरिएबल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब कोई वस्तु प्रारंभिक अवस्था में होती है, गति करने की अवस्था में होती है, अभी गति कर नहीं रही होती है, गत्यावस्था में ही जाने वाली होती है, t बराबर 0 होता है, तो वस्तु का वेग जो होता है वो जो होता है u होता है, और वस्तु के वेग को हम लोग कहते हैं, u को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। क्या कहते हैं भाई? प्रारंभिक वेग कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। ठीक है, भी हमारा कहलाता है अंतिम वेग, अंतिम वेग। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वेग क्या होता है, कैसे इसको शून्य लेते हैं, है ना। तीसरी पॉइंट हमारी होती है, देखिए ए जो होता है, ए हमारा होता है त्वरण। ठीक है, ए को हम लोग त्वरण प्रदर्शित करते हैं। टी आप जानते हैं, टी से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? समय को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद बचता है एस, यस वस्तु का विस्थापन होता है, दूरी नहीं कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, अब बात आती है, यदि आप लोग गति के समीकरणों को जानते होंगे तो एक बात आप जानते होंगे कि कभी कभी अंतिम वेग शून्य लिया जाता है। अंतिम वेग जो होता है v बराबर क्या लिया जाता है? शून्य लिया जाता है। और कभी कभी प्रारंभिक वेग भी शून्य लिया जाता है, प्रारंभिक वेग भी शून्य लिया जाता है, u का मान शून्य लिया जाता है। ये दो कंडीशन होती है। बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि किस अवस्था में हम लोग वस्तु का वेग शून्य लेंगे, अंतिम वेग, और किस अवस्था में वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य लेंगे। तो शून्य तो दोनों है, तो कैसे लेंगे? तो एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जब वस्तु गति करना प्रारंभ करती है, ये चार समीकरण याद रखिएगा, इससे हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं। ये समीकरण आते कैसे हैं
के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले समीकरण की पहली बात करें अंतिम वेग। पहले प्रारंभिक को देखते हैं, प्रारंभिक वेग क्या होता है। तो अगर प्रारंभिक वेग की बात करें, प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग की बात करें तो प्रारंभिक वेग शून्य कब होता है। तो जानिए कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है। किस अवस्था में हो भाई? विरामावस्था में, ठीक है, आराम से रुकी हुई है और अभी गति करने की अवस्था में हो, तो उस समय टी बराबर क्या होता है? 0। तो जब कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करते ही होती है तो उस समय u का वेग क्या होगा? 0। लेकिन जब कोई वस्तु गत्यावस्था में पहले से हो और हम लोग उस समय ऑब्जर्व, उस वस्तु की गति को ऑब्जर्व करना शुरू करें, तो वस्तु का जो वेग होता है u का मान कभी भी 0 नहीं होता है इस अवस्था में, ठीक है। जब वस्तु गत्यावस्था में होती है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग कभी 0 नहीं लेते, और जब वस्तु गति करना प्रारंभ कर रही होती है उस समय वस्तु विरामावस्था में होती है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 नहीं, ठीक है। अब बात बनती है दूसरी पॉइंट की कि अंतिम वेग क्या होता है। अंतिम वेग जो होता है वे 0 क्यों होता है? तो एक बात जानिए, जब कोई वस्तु ब्रेक लगाते हैं, जैसे मान लीजिए गति कर रही हो और कोई वस्तु अचानक रुक जाए, तो जब वस्तु अचानक रुक जाती है तो वस्तु का अंतिम वेग हमारा 0 हो जाता है। अब रुक गई तो उसका वेग 0 हो गया, तो गति कर नहीं रही है। जब गति कर नहीं कर रही है तो उसका वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ आ रही है? लेकिन जब वस्तु गति कर रही होती है तो एक निश्चित समय अंतराल के लिए जब वस्तु के वेग को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो उस समय v का मान 0 नहीं होता, ठीक है। ये गति के संबंध में कुछ परिभाषाएं, कुछ चीजें रही, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। अभी हम लोग बात करेंगे कि गति के समीकरण को किस तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना, किस तरीके से हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। 1 by 1 हम लोग सभी को देखेंगे, 1 2 3 4। एक बात और जान लीजिए कि गति के समीकरणों को डिराइव करने के लिए, निगमन करने के लिए, इन सूत्रों को निगमन करने की 2 विधियां हैं। एक तो हमारी होती है ग्राफ विधि और दूसरा हमारा होता है क्या? कलन विधि। कलन जो होता है अवकलन और समाकलन होता है, गणितीय विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सामान्य विधि होती है जो भौतिकी के अंतर्गत आती है, और जो कलन विधि होती है वो गणित के अंतर्गत आती है, तो गणित का उपयोग होता है। और मैंने आपको बताया भी रहा होगा कि भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए आपको गणित का जानकार होना बहुत जरूरी है। अगर आप गणित की जानकारी नहीं रखते हैं तो भौतिक विज्ञान पढ़ना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं पहले समीकरण की बात, है ना। पहले फिगर हम लोग बनाएंगे एक, और इस फिगर के माध्यम से पूरे के पूरे तीनों चारों समीकरण जो भी हमारे होंगे सबको हम लोग 1 by 1 मतलब निरूपित करेंगे, निगमन करेंगे, प्रतिपादित करेंगे जो भी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे भाई? फिगर बना लेंगे कि जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ कैसा होगा, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हम ग्राफ लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए 2 लाइनिंग हो गई। ये दोनों लाइन जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है इस बिंदु का मान क्या हो जाएगा? 0 0, क्योंकि x भी यहाँ पे 0 है और y भी क्या है? 0 है, ठीक है। ये हमारी x एक्सिस हो जाएगी, हमारी y एक्सिस हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना। और ये जो y एक्सिस होगी इसे हम लोग वेग मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इस अक्ष को क्या मान लेंगे? वेग। वेग का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और समय, इसे हम मान लेंगे समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। बात समझ आ रही है? एक चीज हम और मान लेंगे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे है, वस्तु की जो प्रारंभिक वेग है, अभी हमने कहा कि अगर वस्तु विरामावस्था में होगी, अगर विरामावस्था में होगी तब उसका मान 0 होगा। लेकिन हमने मान लिया कि ये वस्तु पहले से ही गति कर रही है, और जिस समय हमने गति करना शुरू किया उस समय का मान कितना ले लिया? 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया u, प्रारंभिक वेग क्या ले लिया हमने? u। अब गति करना शुरू कर रही है वस्तु, ये वस्तु गति कर रही है एक समान त्वरण से, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ी। तो देखिए एक समान त्वरण से बढ़ रही है, और यहाँ पे जो ढाल है इसके द्वारा बनाया गया है थीटा है, और ये परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है। और t समय बाद यह वस्तु, t समय बाद, इसको u बनाते हैं अच्छे से, इसको हम a बिंदु मान लेते हैं, इसे हम o मान लेते हैं।
और ये जो वस्तु है, जो ये वस्तु थी, एक टी समय बाद, ये साय पे समय 0 था और ये समय कितना होगा भाई, टी। तो यहां से इस टी समय बाद ये इस बिंदु पर पहुंची, इसे हम बी मान लेते हैं, इसे हम लोग सी मान लेते हैं, इसको हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि जब वस्तु टी समय बाद परिवर्तित हुई, जब आप गति करना प्रारंभ करते हो, जब आप दौड़ना प्रारंभ करते हो, ठीक है, तो जब आप दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो उस समय आपका जो वेग होता है वो क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। लेकिन कुछ समय बाद आपके जो बॉडी का वेग होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बाइक चलाइए, साइकिल चलाइए, है ना, 4 व्हीलर चलाइए, मतलब किसी भी वस्तु का जो वेग होता है, प्रारंभिक वेग धीरे न्यूनतम होता है, लेकिन समयानुसार वस्तु का वेग परिवर्तित होता रहता है, बढ़ता रहता है ना। और ब्रेक लगाए तो वस्तु का वेग घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु का वेग हमने मान लिया कि टी समय में मान लेते हैं कि इसका वेग जो हो गया कितना हो गया, बढ़ करके कितना हो गया भाई, भी हो गया, ठीक है। इसका वेग मान लेते हैं भी हो गया, इसको हमने ए माना, ए बी सी डी, इसे हम ई मान लेते हैं इस बिंदु को। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा ए। अब देखिए ग्राफ से ये रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टी में से शून्य घटाएंगे कितना आएगा, टी आ जाएगा, हमारी डिस्टेंस हो गई टी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यू, ठीक है। यहां से यहां तक का मान कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा, देखिए। और यदि हमें बी से सी का मान निकालना हो, इसके मध्य की डिस्टेंस निकालनी हो, तो इसके मध्य की वैल्यू भी में से हम कितना सब्स्टिट्यूट करते हैं, यू करा देंगे, ये हो जाएगा भी माइनस कितना, यू हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट। अब देखिए ये वस्तु का ढाल है, और ढाल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, जो ढाल होता है, ढाल को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ढाल बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को, ए क्या होता है हमारा, त्वरण होता है। पीछे यदि आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे तो इस बात को समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब जो है ये हमारा ग्राफ डिराइव करने के लिए जो गति के समीकरणों के सूत्र हैं उन्हें निगमन करने के लिए तत्पर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले ग्राफ, पहले हम पहली पॉइंट को, पहला जो संबंध होगा हमारा, पहला जो गति का समीकरण होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, समय, वेग समय संबंध, ऐसे कहते हैं, वेग समय संबंध, है ना। और ये जो वेग समय संबंध होता है इससे हम लोग कहते हैं v बराबर कितना, u प्लस ए टी, इससे हम लोग प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। एक थ्योरी आप लोग किसी भी कभी जब भी आप डिराइव कर रहे होंगे सूत्र को, तो एक थ्योरी आप लोग जरूर लिख लेंगे, लीजिएगा, इसको डिफाइन करिएगा, फिगर को कहेंगे, माना t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग v हो, सॉरी u हो एवं t समय बाद या t सेकंड बाद, ऐसे लिखिए, t सेकंड बाद वस्तु का वेग भी हो जाता है और वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है, एक समान त्वरण a से गति कर रही जैसा कि चित्र में निरूपित है, चित्र में क्या है, निरूपित है, दर्शाया गया है ना, लिख लेंगे निरूपित है, ठीक है, चित्र में निरूपित है, बात समझ आ रही है। तो देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे ये चीज, पहला हम लोग देखने वाले हैं कि ये अभी हमने कहा कि जो ढाल होता है वो tan थीटा होता है और tan थीटा बराबर होता है a, तो क्या देंगे, त्वरण, क्या कहेंगे, त्वरण बराबर कहेंगे सरल रेखा AC पर ढाल, ठीक है। त्वरण किससे प्रतीत करते हैं बच्चों,
ए से, ए बराबर क्या क्या लेंगे, tan थीटा। ठीक है, एक बात आप लोग पढ़े होंगे, हमने ट्रिग्नोमेट्री बताया होगा, tan थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा sin थीटा किस पे लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर, और समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर होता है क्या, बताइए तो, लंब बटे में आधार, लंब बटे में क्या था, आधार। तो देखिए यहाँ पे लंब क्या है बच्चों, यहाँ पे लंब है ये, आधार क्या है, ये है। ठीक है, तो कह देंगे कितना हो जाएगा, BC बटे में AB, तो कह देंगे BC बटे में AB। अब देखिए BC बटे में AB, ठीक है, BC का मान कितना है भाई, V माइनस यू, तो कह देंगे V माइनस यू। अच्छा, AB का मान कितना है, T, तो कह देंगे T। ठीक है, A बराबर हो जाएगा V माइनस यू बटे में T, T इधर भागे हैं, दे जाएगा तो गुणे हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं V माइनस यू बराबर 80। ठीक है, तो कह सकते हैं V बराबर U प्लस 80 पक्षांतर करने पर। ठीक है, T हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए यही गति का समीकरण था, है ना। अच्छा, यदि आपको ढाल समझ में नहीं आता है तो एक चीज और आप प्रदर्शित कर सकते हो, वेग जो है, वेग समय जो ग्राफ है, इसके आधार पे एक और प्रदर्शित कर सकते हो। हम लोग जानते हैं, देखिए त्वरण की बात करें, त्वरण की परिभाषा होती है कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे जो है वस्तु का जो समय है, वेग जो है वो t समय में u से कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। इसको अगर इस तरीके से देखें तो क्या देंगे, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे में क्या, समयांतराल। वेग परिवर्तन त्वरण क्या है हमारा, ए है। वेग परिवर्तन जो है, देखिए t समय में वेग कितना बदल रहा है, u से कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। v में से हम u घटा देंगे कितना है, v माइनस यू आ जाएगा, c हो जाएगा v माइनस यू। चीजें वही आने वाली। समयांतराल क्या है भाई, समय शून्य था, फिर कितना हो गया, t हो गया, तो समयांतराल क्या रख देंगे, t रख देंगे, फिर वही आएगा 80 बराबर कितना, u माइनस v, सॉरी v माइनस यू। ठीक है, v बराबर कितना हो गया, u प्लस 80। ये हमारा गति का समीकरण हो गया। तो गति के पहले समीकरण को इस तरीके से हम दो तरीके से निरूपित कर सकते हैं, एक ये एक ये। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, यहां से इसके मान को हम लोग कभी कभी लेंगे तो एक बात और ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक मान है, ठीक है, तो हम लोग ले सकते हैं 80 बराबर कितना, v माइनस यू, ये याद रखिएगा, इसको भी यूज कर सकते हैं, है ना। और एक मान और, ये जो a है, a को इधर भेज देंगे तो t बराबर हम ले सकते हैं v माइनस यू बटे में कितना है, इस मान को भी हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, और इस समीकरण को हम लोग कहेंगे समीकरण नंबर 1। समझ आ रही है। चलिए दूसरा जो है नोट हो गया ना। चलिए दूसरा जो है हमारा समीकरण, दूसरे समीकरण को देखेंगे, दूसरे समीकरण को देखेंगे हम लोग। देखिए दूसरा समीकरण वाला कहलाता है वेग विस्थापन कहते हैं। ठीक है, या समय विस्थापन कहेंगे इसे, समय विस्थापन संबंध। ठीक है, या वेग समय विस्थापन संबंध भी कह सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यस बराबर होता है, हम जानते हैं कितना, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, पता है आपको। यस क्या है, विस्थापन है, यू क्या है, वेग है, प्रारंभिक वेग, टी क्या है, समय है, ए त्वरण है। तो आप कह सकते हो ये त्वरण जो है एक समान है, समय बदल सकता है, यू बदल सकता है, टी बदल सकता है, विस्थापन बदल सकता है। तो आप कह सकते हो विस्थापन वेग समय संबंध, या इसको वेग को इंपोर्टेंस न दे करके हम कह सकते हैं क्या, समय विस्थापन, समय और विस्थापन। ठीक है, संबंध। तो ये देखते हैं इसे भी, हम लोग जब ग्राफ पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी वेग ग्राफ द्वारा टी अक्ष के सापेक्ष, समय अक्ष के सापेक्ष जितना भी क्षेत्रफल निरूपित किया जाता है, उस क्षेत्रफल का जो मान होता है
वही कहलाता है हमारा क्या, विस्थापन। तो कह देंगे विस्थापन बराबर विस्थापन यस बराबर कितना, ये क्षेत्रफल बना था भाई, ओ ए सी बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, इतने का क्षेत्रफल हो गया भाई। आप देख पा रहे होगे कि इस आकृति को दो रूपों में डिवाइड किया गया है, एक हमारा आयत दिख रहा है और एक हमारा त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं यस बराबर, देखिए आयत है हमारा ओ ए बी डी, तो कहेंगे ओ ए बी डी आयत का क्षेत्रफल, प्लस क्या हो जाएगा, देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है, तो कह देंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया। अच्छा एक बात और है कि हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल हमने पढ़ाया है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कितना भाई, 1/2 आधार गुणे कितना, ऊंचाई, ठीक है, ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यस बराबर हम लोग कहेंगे आयत, देखिए लंबाई क्या भाई, लंबाई इसकी टी है ना, ये हो गया ओ डी या ए बी लिख लीजिए, तो क्या देंगे ए बी, पूरे कितना है ओ ए, क्या देंगे ओ ए, ठीक है, प्लस 1/2 आधार कितना है ए बी, तो क्या देंगे ए बी, गुणे कितना है बी सी, तो क्या देंगे, ठीक है। तो देखिए मान रखेंगे हम लोग ए बी का मान कितना है भाई, ए बी का मान कितना है टी है, तो क्या देंगे टी, ओ ए का मान कितना है यू, तो क्या देंगे यू, प्लस 1/2 ए बी का मान कितना टी, तो क्या देंगे टी, बी सी का मान कितना, बी सी का मान है कितना v माइनस सी, राशि में आ रही है। और अभी जस्ट हमने पीछे कहा है कि पिछला समीकरण पढ़ा है, v बराबर होता है कितना u प्लस ए टी, तो ए टी बराबर लिख सकते हैं v माइनस यू, देखिए तो क्या v माइनस यू के स्थान पे ए टी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो क्या देंगे u बराबर, ये हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 टी इंटू ए टी, ठीक है, टी का टी में स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, देखिए ये हमारा हो गया गति का द्वितीय समीकरण। इस तरीके से हम लोग गति के द्वितीय समीकरण को क्या करते हैं, निरूपित कर पाते हैं, है ना। बस मेरी रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। इस तरीके से हम लोग इसको निरूपित कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा अगला देखेंगे हम लोग तीसरा, इसको नोट कर लीजिएगा, तीसरा हमारा जो संबंध होता है उसको हम लोग देखेंगे तीसरे समीकरण को। ये जो फिगर है, फिगर एक ही रहने वाला है ना, इससे आप घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप एक फिगर बना लेंगे, इस फिगर को देख लेंगे, एक ही फिगर से हम लोग तीनों समीकरणों को हल कर लेंगे, ठीक है, चारों है ना, चारों समीकरणों को हम लोग हल कर पाएंगे। देखिए तीसरा समीकरण हमारा हो जाएगा, तीसरे समीकरण की बात करें कहेंगे, देखिए तीसरा समीकरण हमारा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। इसमें क्या है, वेग है और क्या विस्थापन, तो क्या देंगे वेग विस्थापन संबंध, ठीक है। इसके बीच में ऐसे ग्राफ डैश कर देंगे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, वेग विस्थापन संबंध। अभी हमने कहा पिछला जो समीकरण था दूसरा, हमने कहा कि विस्थापन बराबर होता है, विस्थापन यस बराबर होता है ओ ए सी बी डी का क्षेत्रफल, कहा है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यस बराबर
ओ ए सी डी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। डी को न लेकर, बी न ले तो सी डी हो जाएगा, ठीक है। और आप देखोगे यह जो आकृति होगी इस प्रकार की आकृति बनेगी। देखिए ये जो एक आकृति है ये कहलाएगी समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है कहेंगे, लिख लेंगे समलंब चतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, क्या हो गया, डी हो गया। तो कहेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या है, यही है। इसे तो हम लोग कह नहीं सकते क्योंकि इससे आगे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। हाँ, समांतर भुजाएं वे भुजाएं होती हैं जिन्हें हम अनंत तक अगर ले जाए तो वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें, ठीक है। तो क्या देंगे समांतर भुजाओं का योग बट्टे में 2। तो समांतर भुजाएं क्या है, ए बी, क्या देंगे ए बी प्लस कितना, ए बी सी डी, ये टी है भाई, प्लस सी डी, है ना। और गुणे दोनों भुजाओं की बीच की दूरी, तो लंबा दूरी कितनी हो जाएगी, एडी, ये हो जाएगी एडी। समझ में आ रही बात। तो उसी तरीके से आप लिखेंगे, देखिए इस क्षेत्रफल का क्या सेम टू सेम है, ओ ए, दो समांतर भुजाएं कौन है, ओ ए है और कितना है, सी डी है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे यस बराबर 1/2 कितना, ओ ए, तो क्या देंगे ओ ए प्लस सी डी, तो क्या देंगे सी डी, ठीक है। अब गुणे इनके बीच की लंबा दूरी कितनी है भाई, टी है, तो क्या देंगे कितना, टी, सॉरी टी नहीं अभी ऐसे लिखेंगे, ए बी लिख लेंगे, मान नहीं रखा है। यस बराबर कितना होगा 1/2, ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान यू है, देखिए यू है यहाँ पे, इधर देखिए यू है, ठीक है। तो क्या लेंगे यू प्लस सी डी का मान कितना है भाई, सी डी का मान कितना है, भी है, तो क्या देंगे भी, और गुणे ए बी का मान टी, क्या देंगे टी। और अभी हमने गति के प्रथम समीकरण में पढ़ा है v बराबर u प्लस ए टी, तो पढ़े हमने हुए ए टी बराबर v माइनस यू, टी बराबर लिख सकते हैं v माइनस यू और बट्टे में a लिख सकते हैं। तो देखिए कहेंगे यस बराबर 1/2 v, सॉरी इसे v प्लस यू, और क्या इसे लिख सकते हैं v माइनस यू बट्टे में a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक ही आप और जानते होंगे a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बीजगणित में, ठीक है। तो क्या देंगे, देखिए ये इधर गुणे भागे इधर जाएगा तो गुणे हो जाएगा, तो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, प्लस होगा माइनस होगा, देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, प्लस नहीं होगा, ठीक है। और ये प्लस इधर जाएगा माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन समीकरणों के माध्यम से इस तरीके से आप गति के तृतीय समीकरण का निगमन भी समझ पाए। देखिए स्टेप बाय स्टेप, तो इसमें कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हम ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये भी ट्रिक है, वहां पे भी हम निकाल रहे थे किसका, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, लेकिन वहां पे हम लोग आयत और त्रिभुज को लेकर के हम लोग निकाला, तो द्वितीय समीकरण का फाइंड आउट किया हम लोगों ने, और इस यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ए ओ सी डी का क्षेत्रफल निकाला जो कि समलंब चतुर्भुज था, और समलंब चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाला, तो हम लोग इस तृतीय समीकरण की व्याख्या करते हैं, निगमन करना है, ठीक है। अच्छा, अगला दिखता है हम लोग का लास्ट जो है वो गति का चतुर्थ समीकरण, और ये जो गति का चतुर्थ समीकरण हम लोग हल करेंगे, इससे हम लोग कहेंगे टीवें सेकंड में चली गई दूरी, और ये टीवें सेकंड में चली गई दूरी कुछ खास है नहीं, इससे हम लोग गति के द्वितीय समीकरण से ही निरूपित करेंगे, है ना। गति के द्वितीय समीकरण को लेंगे और उसी के माध्यम से इसे हम लोग हल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देर न करते हुए इसको भी हम लोग फिनिश करते हैं, इसे हम लोग इरेज कर दें पूरा पूरा, है ना। देखते हैं क्या होता है।
चौथा हमारा होता है, कहेंगे टीवें सेकंड में चली गई, सेकंड में चली गई दूरी। ठीक, टीवें सेकंड में चली गई दूरी होती है, इसे हम लोग लिखते हैं यस बराबर एस टी बराबर u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। ये होता है समीकरण, टीवें सेकंड में चली गई दूरी। कहेंगे इसे देखिए, कहेंगे माना कोई वस्तु t सेकंड में यस दूरी तय करती है, यस दूरी तय करता है। ठीक है, तो यस बराबर क्या हो गया, एस टी बराबर हो जाएगा कितना, दे तो कितना हो जाएगा, एस टी बराबर यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर टी सेकंड। ठीक है, समीकरण में क्या मान लेंगे इसे, एक। एवं वस्तु का विस्थापन t माइनस 1 सेकेंड में कितना हो, एक हो, कितना हो, सॉरी एस, यहाँ पे हमने लिखा है ना एस, तो कितना हो यहाँ पे एस, सॉरी एस टी लिखिए, यहाँ पे कितना हो एस टी माइनस कितना हो 1 हो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यस टी माइनस हो गया। तो जहां पे समय हमने टी लिया था, देखिए यहाँ पे टी लिया था, वहां पे हम समय क्या लेने वाले हैं, टी माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा u बराबर u इंटू कितना टी माइनस 1 प्लस 1/2 कितना ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कहेंगे एक सेकंड में चली गई दूरी, टी है यहाँ पे कितना टी माइनस 1, एक सेकंड होगा, है ना, कहेंगे टी एक सेकंड में चली गई दूरी, तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा एस टी माइनस एस टी माइनस 1 हो जाएगा। एस टी का मान कितना है, देखिए यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर और माइनस इसका मान कितना है u टी माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 1/2 ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो 1/2 ए टी स्क्वायर रहेगा ये। ठीक है, और माइनस देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कितना यू टी माइनस यू। ठीक है, प्लस इसको हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर माइनस लगा दें तो ये क्या हो जाता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो क्या देंगे 1/2 a टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर बराबर माइनस यू टी माइनस यू प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1/2 ए, देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए टी हो जाएगा। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, देखिए यहाँ पे कोई डाउट है ये नहीं है, ये हो गया 80, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे, इधर देखते हैं, इधर आइए, तो कहेंगे S1, देखिए 1 सेकंड में और रख लेंगे, तो कहेंगे S1, 1 सेकंड की बात की जा रही है, यहीं पे 1 रखिए, 2 रखिए, कोई भी रखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो क्या देंगे यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। देखिए जैसे इस माइनस को एंटर करेंगे तो इस
माइनस का प्लस में गुणा होगा, प्लस माइनस, माइनस का माइनस में प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, जो माइनस होंगे वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस होंगे वो माइनस हो जाएंगे। ये जाएगा यू टी प्लस यू माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस, प्लस होगा माइनस, माइनस माइनस 1/2 ए और प्लस ए टी। और देखिए यू टी है, यू टी, ये प्लस से माइनस से कट जाएंगे, ये भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो S1 बराबर हमारा बचने वाला है, कितना हो जाएगा भाई, u और माइनस 1/2 a प्लस ए टी, ये बचेगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो क्या देंगे, SN बराबर u, देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ए टी माइनस 1/2 a लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं। कहेंगे इसमें हम क्या करें, 2 से गुणा कर दें और 2 से क्या कर दें, भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत। 2 से हमने गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया। तो देखिए S1 1 लिखते हैं, फिर यहाँ लिख लेंगे S1, यहाँ पर T है तो T भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, T भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। तो क्या देंगे, ST बराबर कितना हो जाएगा, देखिए U तो है ये है U, और यहाँ से 1/2 कॉमन करेंगे तो देखिए प्लस 1/2, 1/2 ले लेंगे। देखिए A दोनों में है तो A ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 2, A हमने बाहर ले लिया, ये 2 बचा, ये T बचा, तो बच जाएगा 2T और -1। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ST बराबर यही हमारा फार्मूला आता है। अच्छा, कहीं कहीं इसी समीकरण को कहा जाता है 90 सेकंड में चली गई दूरी, 90 सेकंड में चली गई दूरी। तो जब 90 सेकंड की बात की जाती है तो सिर्फ टी के स्थान पे यह लिख देते हैं, तो SN बराबर लिखते हैं u प्लस 1/2 a 2n-1, ये लिख देते हैं, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि न्यूटन द्वारा निरूपित गति के समीकरण, जब कोई वस्तु एक समान रूप से गतिशील होती है, ठीक है, एक समान रूप से गतिशील मतलब एक समान त्वरण से गतिशील होती है, समय के साथ त्वरण का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके बीच हम लोग समय, वेग, विस्थापन, इन सभी के बीच में एक संबंध स्थापित कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वस्तु का वेग अनियमित हो, अनियमित त्वरण के साथ गतिशील हो कोई वस्तु, तो उसको उसकी गति का अध्ययन करना, जो उसकी गति होती है उसका अध्ययन करना बड़ा ही जटिल हो जाता है, बड़ा ही विकट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें ग्राफ की विधि से गति के समीकरणों का निगमन समझ में आया होगा, चारों समीकरण समझ में आया। अगले टॉपिक में हम लोग इसी गति के समीकरण को कलन के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं, अवकलन और समाकलन के माध्यम से, कि अवकलन और समाकलन के माध्यम से इसकी क्या मतलब की विधि होने वाली है। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए विद्यादीप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।